वेलकम स्टूडेंट। द सॉलिड स्टेट इस यूनिट के अंदर टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें एक नया टर्म स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिसेस क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, किस तरह से क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, और यूनिट सेल क्या होती है। तो देखिए, सॉलिड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप सब जानते हैं, और इन छोटे छोटे पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। लेकिन ये रेगुलर अरेंजमेंट किस तरह से 3D में है, ये रेगुलर अरेंजमेंट स्पेस के अंदर ही है। हर चीज़ कहाँ है, स्पेस के अंदर है। तो स्पेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल का क्या है, अरेंजमेंट है। और ये जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसी को हम लैटिस बोलते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या बन जाती है, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन बन जाती है, इट मे बी डिफाइंड एज रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles in space। स्पेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स का रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन एक्स वाई और जेड में अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछी जाती है। देखते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होगा बोर्ड पे। देखिए, मैं यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं पॉइंट या फिर छोटे स्फीयर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा बोर्ड पर, और इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, बहुत पास पास क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, बट फिर भी मैं इनके बीच में स्पेस बताऊँगा आपको। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है इनके बारे में, ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके अलावा अब सबसे पहले मैं आपको 2D में अरेंजमेंट बताता हूँ, 2D लैटिस कैसा होता है। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये पॉइंट्स जो अरेंज्ड है वो यहाँ पर कैसे है, 2D के अंदर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट्स है। अगर यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम 2D में, ये आपका एक लैटिस है, ठीक है ना, 2D लैटिस। ठीक है, चलो 2D लैटिस हो गया। अब एक क्रिस्टल लैटिस या जो लैटिस होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी है, वो आप समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, या लैटिस साइट भी बोल सकते हैं, लैटिस साइट। ठीक है। दूसरा कि हर एक लैटिस पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच लैटिस पॉइंट, each lattice point here represent a particle। हर पॉइंट एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पार्टिकल क्या होगा, या तो एटम होगा, या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होगा, और या फिर आयन हो सकता है। अगर आयनिक सॉलिड्स है तो आयन होंगे। ठीक है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनको हम, इन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से अपन ज्वाइन कर लें ऐसे, तो एक, अगर आप ऐसे इनको ज्वाइन करोगे तो आपके सामने एक पूरी की पूरी लैटिस की डेफिनेट ज्योमेट्री आपके सामने निकल के आएगी। तो इफ वी ज्वाइन, इफ पॉइंट्स are joined through
a straight line it gives a definite geometry of लैटिस की एक प्रॉपर ज्योमेट्री सामने आएगी। तो आप खुद देखिए, अगर इन सबको पॉइंट्स को अपने ऐसे मिला लें, है ना, ऐसे, तो एक लैटिस की ज्योमेट्री आपके सामने आती है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनती है, रेक्टेंगल जो भी देख रहे हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ये 2D का पूरा लैटिस है रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पर देखिए ये एक छोटा पार्ट है और ऐसा लग रहा है कि इस छोटे से पार्ट को हमने दोनों डायरेक्शन में रिपीट किया है, एक्स में भी और वाई में भी। अगर इसको इस तरह से रिपीट करते जाए तो पूरा का पूरा ये लैटिस बनता है। तो ये जो स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट क्या है जो अगर रिपीट होता है सभी डायरेक्शन में तो लैटिस को जनरेट करता है। तो दिस स्मॉल पार्ट इज नॉन एज यूनिट सेल। तो दो चीज़ें क्लियर हुई आपके सामने कि एक तो लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस, ठीक है, दूसरा यूनिट सेल क्या होती है। यानी कि यूनिट सेल जो क्रिस्टल लैटिस है उसी का छोटा सा पोर्शन है और उसके जैसा ही है, ठीक वैसा ही है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में भी बहुत सारे पार्टिकल्स रेगुलर 3D में अरेंज होते हैं और एक यूनिट सेल के अंदर भी पार्टिकल्स जो है वो रेगुलर अरेंज्ड होते हैं। 2D है तो 2 डायमेंशन में होंगे और 3D है तो 3 डायमेंशन में अरेंज होंगे पार्टिकल्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बन जाती है यूनिट सेल की? यूनिट सेल की डेफिनेशन बन जाती है, इट मे बी डिफाइंड as smallest, है ना, smallest portion of a crystal lattice which is when repeated in all direction results into a entire lattice। तो बहुत इजी डेफिनेशन है कि यूनिट सेल एक लैटिस की स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है जिसको अगर सभी डायरेक्शन में रिपीट किया जाए तो पूरा का पूरा लैटिस जनरेट होता है। ठीक है, आराम से आप ये दोनों चीज़ें नोट कीजिए, इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं कि एक यूनिट सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। यूनिट सेल में मेजरिंग थिंग्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ें मेजर की जा सकती है एक यूनिट सेल में। लेकिन ये 2D का केस था, थोड़ा सा इसको 3D में समझेंगे। तो एक बार नोट कीजिए इसको। देखिए, अब मैं आपको पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट बताऊँ। 3D अरेंजमेंट कैसे होगा? आपको पता है कि मैं पार्टिकल को x एक्सिस में रखूँगा, y में भी रखूँगा और z में भी रखूँगा, तो जाके 3D बनेगा। देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये 3D है, ठीक है, इनमें 3 एक्सिस है ना, 1, 2 और ये 3। अब ये जो बॉक्स है इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट है 3D के अंदर। ठीक, देखिए मैं बोर्ड पे कैसे बनाता हूँ, कोशिश करते हैं बोर्ड पे बनाने की। ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है 3 डायमेंशनल। अगर ये साइड्स सारी इक्वल है तो क्यूब होगा और इक्वल नहीं है तो क्यूब नहीं होगा। जो भी है, आपके सामने एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, आप जानते हो, ठीक है। इसमें ये पार्टिकल्स अरेंज है, इसमें खूब सारे। अब अगर मैं इस सॉलिड क्यूब ही मान लो, इस बॉक्स को मैं कट करता हूँ, इसको मैं 3
तरीके से काटूंगा। 2 बार मैं इसको वर्टिकली काटता हूँ, 1 बार हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं 1 बार ऐसे काटता हूँ, यूँ ऐसे, तो इसके कितने बॉक्स बनेंगे? 2 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो कितने बॉक्स बनेंगे? 4, 1 2 3 4, 4 छोटे बॉक्स बनेंगे। फिर मैं इसको 1 बार ऐसे काटता हूँ, यूँ इस तरह से, तो 4 छोटे बॉक्स जब पूरे कटेंगे तो कितने बनेंगे? 8 छोटे बॉक्स बनेंगे। कैसे? एक इधर बनेगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, फिर 4 नीचे, एक इधर, एक इसके पीछे, एक यहाँ और एक इसके पीछे, ऐसे 8 बॉक्स बन जाएंगे छोटे छोटे इसके अंदर। अब इस पूरे को आप क्या करिए कि एक क्रिस्टल सिस्टम मानिए, मतलब इसको लैटिस, पूरे को एक क्रिस्टल लैटिस मानिए। जब ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है तो इसका एक छोटा सा जो बॉक्स बनेगा, इसमें छोटे छोटे 8 बॉक्स है, तो इसका जो छोटा सा बॉक्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो इसके जैसा ही होगा और वो कहलाएगा इसकी यूनिट सेल। यानी कि उस छोटे से बॉक्स को अगर हम रिपीट करते हैं सभी डायरेक्शन में तो वापस ऐसा ही एक बॉक्स निकल के सामने आता है। तो यूनिट सेल क्या हुई? स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ किसी भी लैटिस का। तो जैसे मान लो ये पूरा लैटिस है तो इसको हमें कट करना है, तो थोड़ा सा इस तरह से 3 बार इसको कट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए कितने बॉक्स बन गए इसके, एक क्यूब के 2 पार्ट बन गए, ठीक है ना, 2 में कट हो गया क्योंकि मैंने ऐसे इसको बीच में से ऐसे काटा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ और ऐसे काटता हूँ तो टोटल इसमें 4 क्यूब बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ठीक है ना, तो इसमें टोटल 8 क्यूब, तो छोटे छोटे 8 क्यूब्स बन जाएंगे। मैं इसमें से उस एक क्यूब को बाहर निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और उस एक छोटे से क्यूब को मैं अगर बाहर निकालता हूँ यहाँ से और यहाँ ऐसे बनाता हूँ, तो ये जो क्यूब होगा जो इसी बड़े क्रिस्टल का एक छोटा पार्ट है, तो क्या कहलाएगा? ये इसका यूनिट सेल कहलाएगी। अब इस के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ में ऐसे ऐसे क्यूब रखूं तो पूरा का पूरा क्या जनरेट हो जाएगा? क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को यहां से हटाता हूं। अब देखो छोटी छोटी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक जो यूनिट सेल होती है वो एक क्रिस्टल लैटिस में ही होती है। अब उस यूनिट सेल की जब बात करेंगे तो उस यूनिट सेल के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ वैसे ही यूनिट सेल्स होगी बहुत सारी। तो जब भी आप एक क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करो तो ये ध्यान रखना, या यूनिट सेल की स्टडी करो तो ये ध्यान रखना कि यूनिट सेल के आगे भी यूनिट सेल है, पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ वैसी ही यूनिट सेल्स है, अकेली नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा आपके, ठीक है। चलो यूनिट सेल पता चल गया आपको, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में ये किसी क्रिस्टल की एक यूनिट सेल है, जरूरी नहीं है कि ये क्यूब हो। अब देखते हैं इस यूनिट सेल में 6 पैरामीटर कौन से होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये 3D यूनिट सेल है, 3 डायमेंशनल। अब हम 3D में आ गए, 3D यूनिट सेल है। 2D यूनिट सेल्स भी बनती है, जैसे अभी मैंने पहले जो रेक्टेंगल टाइप बनी थी वो क्या थी? 2D यूनिट सेल थी। 2D यूनिट सेल में मेजरिंग पैरामीटर कितने होते हैं? 3, ठीक है ना। 2 साइड होती है और एक उनके बीच का एंगल होता है। 3 पैरामीटर होता है मेजरिंग पैरामीटर, लेकिन इसके अंदर मेजरिंग पैरामीटर कितने होते हैं? 6। कौन से 6 मेजरिंग पैरामीटर है वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने 3D यूनिट सेल है। अगर इसमें 6 पैरामीटर्स की बात की जाए तो देखिए 3 एक्सिस आपको दिख रही है यहाँ पर, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। देखिए एक ये ले लो, ठीक है ना, मान लो एक्स एक्सिस है, एक ये ले लो वाई, और एक ये ले लो जेड, ठीक है। कोई सी भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस तरह से। अब इसके अंदर 3 हो गई साइड्स अलोंग डायमेंशंस, 3 डायमेंशन के अलोंग 3 साइड्स हो गई। कौन कौन सी हो गई? ए, बी एंड सी, जिन्हें हम एक्सियल लेंथ भी बोल सकते हैं, एक्सियल लेंथ, ओके, ठीक है। 3 पैरामीटर ये हो गए, जबकि 3 पैरामीटर कौन होंगे? इनके बीच के एंगल। तो अच्छा मैं इसको ए मान लेता हूं, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये सी, ठीक है। 3 एंगल्स कौन से? देखो इनके बीच में 1, 2 और ये 3, कोई सी भी 3 साइड लोगे इस तरह से 3 एंगल्स मिलेंगे।
तो 3 एक्सियल एंगल्स, ठीक है, कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। देखिए कैसे आपको रखना, थोड़ा फिक्स कर लेना। अल्फा को ए के पास, अल्फा ए से स्टार्ट होता है तो ए के पास नहीं रखना है, तो ए के पास यहां भी अल्फा नहीं आएगा, यहां भी अल्फा नहीं आएगा, तो अल्फा कहां आएगा? बी और सी के बीच में। बीटा, बीटा आपका बी के पास नहीं आएगा, यानी यहां तो आएगा नहीं और यहां भी नहीं आएगा, बी के पास में नहीं आएगा, तो यहां बीटा आएगा, तो ए और सी के बीच में बीटा। और फिर गामा, ये थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना इस तरह से, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखिए कि अगर इस यूनिट सेल की बात करें कि ये यूनिट सेल कैसी यूनिट सेल है, अब तक आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्यूबिक हो सकती है। देखते हैं ये क्या क्या किस तरह की यूनिट सेल हो सकती है। दैट इज डिपेंड ऑन दीज 6 पैरामीटर्स। अब देखिए कि अगर इफ एक कंडीशन लगाते हैं A इज इक्वल टू बी, अच्छे से देखिए B इज इक्वल टू सी, अगर तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा और तीनों एंगल 90 डिग्री है, जब ये कंडीशन आएगी तो आपको पता है कि ये जो यूनिट सेल है वो कैसी हो जाएगी? क्यूबिक टाइप की। तब हम इस, क्योंकि ये क्यूब होगा उस वक्त, ये क्यूब की प्रॉपर्टी, तो ये जो यूनिट सेल होगी वो क्यूबिक यूनिट सेल होगी। अब ये अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल से क्रिस्टल सिस्टम तैयार करते हैं तो वो क्रिस्टल सिस्टम कैसा होगा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम तैयार, वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा। लेकिन एक और कंडीशन इसमें देखते हैं कि इफ A is equal to B but B is not equal to C and alpha is equal to beta is equal to 90 डिग्री, लेकिन गामा is equal to 120 डिग्री। देखिए अगर दो साइड इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री के हैं और एक एंगल 120 का है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा समझ में आता है तो ये हेक्सागोनल का कॉन्सेप्ट है। रेगुलर हेक्सागोन में ऐसा एंगल देखने को मिलता है 120 का। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल होगी वो यूनिट सेल क्या होगी? ये यूनिट सेल होगी हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। बहुत इजी है, मैं आपको ये हेक्सागोनल यूनिट सेल थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि कई बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे उसमें आएगा HCP टाइप की, तो उसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल आएगी। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल है। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल से जो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, जब इसको रिपीट करेंगे इस यूनिट सेल्स को सभी डायरेक्शन में, तो जो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा वो कैसा होगा? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। तो दो क्रिस्टल सिस्टम आपने देखे। अब इस तरह से और चेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम अभी हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं, किस तरह से बनेंगे? यूनिट सेल के ये जो 6 पैरामीटर है उस पर बेस्ड होगा। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक टेबल फॉर्म में एक ट्रिक के थ्रू आपको 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम है वो और उनके एक्सियल एंगल्स और उनके एक्सियल लेंथ कैसे आपको याद रखना वो बता देता हूं। तो आपके सामने अब तक एक तो आपने पढ़ा लैटिस, एक पढ़ा यूनिट सेल। देखो लैटिस का सिंपल मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, ठीक है। तो लैटिस बन गए। अब लैटिस में उसका जो छोटा पार्ट है यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के बेस पे आपने पता लगा लिया कि इसमें 6 पैरामीटर होते हैं और उन 6 पैरामीटर के बेस पे 7 टाइप की यूनिट सेल्स बन सकती है, तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं। देखिए कैसे आपको क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक हो जाएगा क्रिस्टल सिस्टम। कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो 7। कैसे याद करना है इनको और कैसे उनमें डिफरेंस पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी देखेंगे। एक टेबल बनानी है आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम पहले कॉलम में बनेंगे क्रिस्टल सिस्टम, नेम उनका, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपको बनाना है एक्सियल लेंथ और तीसरे कॉलम में आपको बनाना है एक्सियल एंगल। यहां बन जाएगी एक्सियल लेंथ और यहां बनाना आपको एक्सियल एंगल।
ठीक है, देखें अब ट्रिक क्या है, आपको वैसे ही याद रखनी है जैसे मैं बता रहा हूं। अगर वैसे आपने याद नहीं रखी तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सी ऐसे 7 नंबर डाल दीजिए, सी टोर एच एम टी, सी टोर एच एम टी। अब देखिए नाम कैसे याद रखना है, 7 नेम आपको, सी से होगा क्यूबिक, टी से होगा टेट्रागोनल, ओ से होगा ऑर्थोरोम्बिक, आर से होगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एच फॉर बताइए हेक्सागोनल, बहुत आसान होगा, अभी इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी थी 6 पैरामीटर्स यूनिट सेल के। एम फॉर मोनोक्लिनिक एंड टी फॉर ट्राइक्लिनिक, दोनों क्लिनिक नीचे रखे हुए हैं, ठीक है। चलो अब आपको ये देखना है कि इनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल कैसे याद रखने हैं आपको, तो ये ट्रिक बेस्ड है, इसलिए आपको इसी ट्रिक से याद करने हैं, सी टोर एच एम टी, ठीक है। अब आप देखिए कि ए, आपको पता ही है कि क्यूबिक क्या केस है, ए इजकल टू बी, बी इजकल टू सी, ठीक है। अब टेट्रागोनल में आपको ए इजकल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, अब ए इजकल टू बी नहीं और बी इजकल टू सी नहीं, पहले तीनों इक्वल, फिर एक इक्वल नहीं, फिर तीनों ही इक्वल नहीं, बस इतना सा याद रखना आपको स्टार्ट से, पहले तीनों इक्वल। अब ट्रिक आपको लगानी है तो ऐसा ही, ऐसा नहीं कि इसमें चेंज कर दिया, अगर इसमें चेंज कर दिया सारा आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करने के बाद ये भी ध्यान रखना, अब यहाँ पर रोम्बोहेड्रल में आपको क्या करना, आगे ये रिपीट कर दो, वापस 1 2 3 को यहाँ रिपीट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इजकल टू बी, बी इजकल टू सी, और यहाँ क्या आ जाएगा ए इजकल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, फिर यहाँ क्या आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। अब क्या करें तीसरे में, तो कुछ नहीं करना, इसी को रिपीट करना लास्ट में, क्योंकि ये क्लिनिक है ये भी क्लिनिक है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ से बहुत आसानी से आपको याद हो गया, कुछ भी अलग से आपको सम रटने की या अलग से आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक से आप आसानी से पता लगा सकते हो, ठीक है। एंगल्स की बात करते हैं, तो आपको पता ही है क्यूबिक में क्या केस होता है, अल्फा इजकल टू बीटा और बीटा इजकल टू गामा, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी अल्फा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी अल्फा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है। रोम्बोहेड्रल में क्या करना, देखो रोम्बोहेड्रल में अल्फा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू गामा, बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इक्वल तो होंगे बट 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हेक्सागोनल में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अल्फा इजकल टू बीटा, ये दोनों तो होते हैं 90 डिग्री और गामा कितना होता है 120 डिग्री। काफी इंटरेस्टिंग है, समझेंगे इसको आगे। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, तो यहाँ देखिए अल्फा और यहाँ बीटा 90 है, तो यहाँ अल्फा और गामा यहाँ पर 90 डिग्री है और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको अलग से याद कीजिए, अल्फा और बीटा यहाँ 90, बट इस केस में अल्फा और गामा 90 है, बीटा 90 नहीं है, और लास्ट में अल्फा इज इक्वल नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90। न तो अल्फा बीटा गामा इक्वल है और न ही ये कोई भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से आपके सामने 7 टाइप की यूनिट सेल्स बन जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 पैरामीटर्स। अब ये जो 7 टाइप की यूनिट्स बन गई है, इन यूनिट्स के बेस पर आपके कितने क्रिस्टल सिस्टम्स बन गए, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बन गए, ठीक है। और आपके सामने अब क्या पूछा जाता है, आपको इनमें डिफरेंस की, आपको डिफरेंस पूछ ले कि टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल में डिफरेंस बताइए, तो कुछ नहीं करना, ये पूरी टेबल आपको याद है, तो टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल को यहाँ रहने दीजिए, बाकी सबको रफ कर दीजिए, तो अपने आप ही टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल में लेंथ का पता चल जाएगा, साइड्स कैसे है और एंगल कैसे है वो भी पता चल जाएगा। तो कोई भी दो की ये सारी प्रॉपर्टी रख लीजिए। एग्जांपल्स अभी आपसे याद नहीं होंगे, वो बाद में देखेंगे कि इनमें कौन कौन से किस में एग्जांपल जाएंगे, लेकिन यहाँ तक ही काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एक बार इसको समझ लीजिए। अब आगे क्या होगा कि यहाँ पर जो यूनिट सेल है, तो ये 7 टाइप की यूनिट सेल हुई और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। अब यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेस पर यूनिट सेल की टाइप्स बनती है आगे। और
तो यहाँ पर जो क्रिस्टल सिस्टम आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देख रहे हो, इस क्यूबिक में भी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर ये 3 टाइप की यूनिट सेल्स होगी। क्यूबिक यूनिट सेल भी 3 टाइप की होगी। जब क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप की होगी तो बताओ कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भी 3 टाइप के होंगे। तो वो 3 टाइप लैटिस, क्योंकि अरेंजमेंट जब आ जाता है तो लैटिस कहते हैं। तो अब तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये सारे सिस्टम है, क्योंकि यहां पर तो केवल 6 पैरामीटर के बेस पे चल रहा है। जब इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट और ऐड कर लेंगे तो वो लैटिस बन जाएंगे। तो यहां पर क्यूबिक के कितने लैटिस बनेंगे? 3। आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से इनके भी और सब लैटिसेस बनते जाएंगे। तो टोटल 14 टाइप के लैटिस तैयार हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ए यूनिट सेल। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताने वाला हूं। आज के लिए इतना ही।